नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी जिनेंद्र जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जिनेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है, इसके पीछे आपको पता है कि विदेशी जो जहाँ से कच्चा माल आ रहा है, इसमें उन सब चीज़ों का हाथ है। इसके लिए किसी पार्टी को या केंद्र को इल्ज़ाम देना या उनकी वजह से ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ही विदेशी आपका लेवल पे कच्चा जो तेल और डीजल आ रहा है, अगर इसके दाम घटेंगे तो डेफिनेटली इसके दाम भी आने लगेंगे। दिल्ली सरकार ने 17% टैक्स लगा रखा है पेट्रोल डीजल पर, अगर कम कर ले तो रेट कम हो जाएगी। बिल्कुल, डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कि अगर दिल्ली सरकार 17% का अगर ये अपना टैक्स कम करती है तो डेफिनेटली पेट्रोल डीजल दाम में काफ़ी कटौती होगी। लेकिन ये भी देखिए सर, आज तेल, सरसों का तेल जो 100 रुपये लीटर था, आज 250 रुपये लीटर है। सिलेंडर 400 का था, आज 900 प्लस है। क्यों महंगाई बढ़ रही है लगातार इतनी? देखिए, महंगाई के पीछे खाली एक ही चीज़ को हम लोग दोषी नहीं कह सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप जैसे कोरोना काल के टाइम की बात को मानिए, कोरोना काल में काफ़ी सारी ऐसी थी कि कितना नुकसान देश को हुआ है, इसकी भरपाई भी कहीं ना कहीं होनी है। लेकिन उसके पीछे गैस हो गया, आपका सरसों का तेल हो गया, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मान लीजिए कि अगर मैं आज आपका मुंबई से दिल्ली सामान मंगाता हूँ, कुछ भी, चाहे सरसों का तेल ही मंगाता हूँ, कच्चा माल मंगाता हूँ, तो जो डीजल का रेट पहले कम था वो आज ज़्यादा है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन के साथ में ऐसे और कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिसकी वजह से कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो अगर मैंने सोचिए कि अगर डीजल और पेट्रोल के दाम कम होंगे या और भी ऐसी चीज़ों के दाम कम होंगे तो शायद इन चीज़ों में काफ़ी फर्क पड़ेगा। इन सवालों को लेकर जब मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं मोदी सरकार नहीं चला रहे, उद्योगपति सरकार चला रहे। इस पर क्या कहेंगे? सर, ऐसा है, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, कहने वाले का मुंह नहीं रोक सकते। लेकिन पहले कांग्रेस सरकार थी तो उस टाइम तो उद्योगपति नहीं थे, तो ऐसा नहीं है कि उनके टाइम में कभी भी डीजल या पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े हैं। तो पेट्रोल और डीजल के रेट उस टाइम भी बढ़े हैं, गैस के रेट उस टाइम भी बढ़े हैं। और ये कहना बिल्कुल सरासर झूठ होगा कि उद्योगपति इस देश को चला रहे हैं। अगर उद्योगपति ही इस देश को चला रहे होते तो शायद दोबारा से बीजेपी सरकार नहीं आई होती। बिल्कुल सर, जान लेंगे कोरोना काल में आपकी कैसी उपस्थिति रही क्षेत्र के प्रति? कोरोना काल में मैं दोनों ही फेज़ 1 और फेज़ 2 की बात करता हूँ। जब पहली लहर आई थी उस टाइम कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था कि कोरोना में किस हद तक त्रासदी होगी, किस तरीके से पूरा विश्व इतनी बुरी तरीके से हिल गया कि आस-पास में रहने वालों को छोड़िए, जो एक साथ रहने वाले, एक ही घर में जो लोग रहते थे उनको ही एक दूसरे से दूर कर दिया गया था। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने इसको समझा और समझने के बाद हम लोगों को सबसे पहले बेसिक समझ में आया कि हम लोगों को लोगों की मदद किस तरीके से करनी है। वो समझ में आया कि सबसे पहले एक आदमी को अपनी भूख मिटाने के लिए खाने की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, कच्चे राशन की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने एक डेटा बनाया अपने आसपास के क्षेत्र में कि कहाँ कहाँ पे किस किस व्यक्ति को खाने की वाकई में ज़रूरत है, कितने लोग लेबर्स हैं, इसमें कि मिडिल क्लास लोग भी आते हैं। मैं आपके चैनल से एक बात गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की कोई भी त्रासदी आती है तो हम लोग मिडिल क्लास को भूल जाते हैं। पुअर क्लास फैमिली को हम लोग याद रखते हैं, अपर क्लास को आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास एक ऐसी फैमिली है जो कि कभी भी आपके सामने हाथ नहीं फैलाएगी, अपना वो भूखा मर जाएगी लेकिन आपको बोलेगी नहीं। हमने ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया वहाँ पे। चिन्हित करने के बाद हमने डेटा बना के अपनी टीम को फिल्टर किया। हर जगह पे हमने अपने लोगों को भेजा, वहाँ जाके डेटा कलेक्ट करके किन किन लोगों को रिक्वायरमेंट है उन लोगों तक हम लोगों ने यहाँ पे 52 दिन तक रसोई चलाई, डे एंड नाइट। इसमें सुबह का नाश्ता, खाना, डिनर सारा उन तक पहुँचाया जाता था। उसमें हमने विशेष तौर पर इस बात का ध्यान में रखा कि खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए, डेली कुछ नया होना चाहिए। क्योंकि इंसान, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर मैं सुबह शाम आपको दलिया खिचड़ी देता रहूँगा तो आप नहीं खा पाओगे। तो उनके लिए डेली उसी तरीके से, वो मजबूर व्यक्ति थे, वो कोई भिखारी नहीं थे, वो गरीब नहीं थे, उनको खाने की रिक्वायरमेंट थी। अगर कोरोना काल नहीं हुआ होता, लॉकडाउन नहीं लगा होता, तो डेली वेजेस वाले लोग खुद भी खाना बना के खा सकते थे। इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखा, वो ये कि छोटे छोटे बच्चे, जिनके 6 महीने के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, वो नहीं खाना खा सकते। आप वो दलिया नहीं खा सकते, वो खिचड़ी नहीं खा सकते, वो सब्जी नहीं खा सकते। उन बच्चों के लिए दूध की ज़रूरत थी। जिस माँ को खुद ही आप सोच के देखिए कि अपने लिए भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा, वो अपने बच्चों को कैसे पेट भरेगी। उन लोगों बच्चों के लिए हमने आधा लीटर दूध हर बच्चे के लिए डेली मुहैया कराया। साथ में सैनिटाइजेशन, जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स थे उन घरों में हमने सैनिटाइजेशन करवाया। हमने हॉस्पिटल्स के अंदर, आपके पेट्रोल पंप्स के अंदर, एसडीएम कोर्ट, आपके दिल्ली पुलिस के जितने भी लोकल थाने हैं उनके अंदर, जहाँ जहाँ पे भी हमको लगा लोकल एरिया, सब जगह सैनिटाइजेशन का काम हम लोगों ने किया। इस प्रकार की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में
सिलेंडर है, सब कुछ मुहैया है, लेकिन उसके पास राशन नहीं है। उसको हमने कच्चा राशन 1 महीने का मुहैया करा दिया। ये सारा काम था हेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हुआ। इसमें हमें लोकल लोगों ने भी काफी मदद की। हाँ, इस बात का दुख है कि हमें प्रशासन का, शासन का किसी प्रकार का कोई हमें सहयोग नहीं मिला। ठीक है, इसमें हमें खुद ही करना पड़ा। अब की बार की लहर की बात करते हैं, अब की बार की जो लहर आई थी और भी ज्यादा खतरनाक थी। इसके सेकंड फेज, इसके अंदर ऑक्सीजन सबसे बड़ा अपने आप में एक इशू था कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, प्रॉपर हॉस्पिटल से गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करता हूँ जहाँ पे कि इन्होंने हेल्पलाइन चालू किया हुआ था कि आपको घर में कोई कोरोना पेशेंट है तो आप इस नंबर पर फ़ोन करिए, या जब अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो गवर्नमेंट के लोग आपको अपने आप कॉल करेंगे। वो कॉल करके क्या पूछते थे, क्या उससे कोरोना पेशेंट ठीक हो जाएगा, वो उसको और हेल्प करते थे। आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, घर में आप दूर रहिए, आप ये करिए। आप वो जब उस तरह के, सर मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, मुझे ऑक्सीमीटर की रिक्वायरमेंट है, मुझे थर्मामीटर की रिक्वायरमेंट है, तो उसको वो अवेलेबल नहीं हो पाती थी। उसको कहते थे कि आप एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दीजिए, एम्बुलेंस आएगी, जिसके सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी आपको वहाँ ले जाएंगे। क्या ये कह देने से सिचुएशन पैनिक खत्म हो जाएगा? इस टाइम पे जो हमने प्रैक्टिकली देखा और जो महसूस किया वो ये कि जितने पेशेंट लगभग जो घरों में रहे, जिन्होंने घरों में ट्रीटमेंट लिया, जिन्होंने घर में अपने आप को, जिनके परिवार ने उनका ध्यान रखा, वो लगभग काफ़ी लोग बच के सुरक्षित निकल गए। सर, जान लेंगे आपसे तीसरी लहर आने की संभावना, लेकिन परंतु उतनी घातक नहीं थी पहले और दूसरे फेज के मुकाबले। फिर भी लोग आज अपने मुंह पे मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर नहीं कर रहे, 2 गज की दूरियां नहीं बना कर रहे। इस पर क्या मैसेज देंगे सर? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही मैसेज दूंगा कि जब फर्स्ट लेयर आई थी लोगों को तभी समझ जाना चाहिए था। गवर्नमेंट ने बहुत, केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कितना कहा लोगों को कि सेकंड वेव आ सकती है, आप अपना ध्यान रखें, आप वैक्सीनेशन लगवाएं। डीएम वेस्ट के आदेशानुसार हम लोगों ने खुद जाके घरों घरों में लोगों को समझाया कि वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि आप सेकंड वेव से बच सकें। लेकिन लोग इतने जागरूक थे, वो और ही हमें समझाते हैं कि वैक्सीनेशन लगाने से मौत हो जाएगी, वैक्सीन लगाने से बुखार होगा, तो मतलब वो उससे बच रहे थे। और उसका क्या असर हुआ सेकंड वेव ने आप लोगों ने खुद देखा। अब थर्ड वेव की बात कर रहे हैं तो अब की बात लोग जागरूक हैं, वैक्सीनेशन के लिए खुद जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ वैक्सीनेशन लग सकती है। लेकिन मैं अभी भी लोगों को ये बोलूँगा कि थर्ड वेव भी पक्का है कि जो आएगी, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, केसेस कम हुए हैं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट कर लेते हैं तो आप थर्ड वेव से शायद बच सकेंगे। और इसके अलावा थर्ड, अगर वेरिएंट चेंज हो गया अब की बार कोरोना कोविड-19 का, तो ये घातक हो सकता है। लेकिन अगर ये वेरिएंट चेंज नहीं हुआ, यही वेरिएंट रहा, तो शायद इतना ज़्यादा घातक ये नहीं होगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा सुरक्षित रख सकें, मास्क पहनिए, जब भी आप बाहर जाएं अपने आप को सैनिटाइज करें, और अपने छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलने दें। अब सर वार्ड की बात कर रहे थे, क्षेत्र की बात, वार्ड में क्या क्या समस्या बनी हुई है, क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा था? देखिए, वार्ड में समस्याएं के तौर पे मैं बताऊं, यहाँ पे कहीं पे भी कोई टॉयलेट नहीं है। यहाँ पे कम से कम 300 साढ़े 300 के आसपास दुकानें हैं, यहाँ अच्छी खासी मार्केट है, यहाँ डेली हज़ारों नहीं लाखों लोग यहाँ पे डेली आते हैं इस मार्केट के अंदर। मैं महिलाओं की बात करता हूँ, हमारा सारी चाहे कोई भी पार्टी हो, महिलाओं के उत्तीकरण की बात करती है, उनको उत्थान की बात करती है। अगर यहाँ पे किसी महिला को मान लीजिए अगर इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो कहाँ जाएगी वो, उसकी इसलिए समस्या है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग बात करते हैं कि आप खुले में शौच ना करें, लेकिन खुले में शौच ना करें तो फिर कहाँ करें? ये तो एक नेचुरल कॉल है, इसको तो आप नहीं रोक सकते अगर इमरजेंसी में आएगी। ये समस्या कब से बनी, मार्केट कब से? मार्केट तो ये बात मान के चलिए कि कम से कम 60-65 साल से ये मार्केट। टॉयलेट नहीं बना बीच में यहाँ शुरू में टॉयलेट थे, 1-2 टॉयलेट यहाँ पे भी थे। जब बाहर यहाँ पे तो नहीं होंगे सर? नहीं, लेडीज में थे टॉयलेट, यहाँ पे लेडीज टॉयलेट थे। लेकिन जब ये पीछे भारी पुल बनने लगा तो वो टूट गए। जो पुराने बने हुए उनकी जर्जर हालत ऐसी है कि आप नाक पकड़ के भी जाएंगे तो भी आप वहाँ टॉयलेट नहीं कर सकते हो, और लेडीज के लिए तो टॉयलेट ही नहीं है। पार्कों की हालत इतनी खराब है यहाँ पे कि आप यहाँ पे, मैं यहाँ रहता हूँ, अगर मुझे भी घूमने के लिए सुबह जाना है, मॉर्निंग वॉक करने जाना, तो मैं सोलर स्टेडियम जाऊँगा, ठीक है, मैं रेल नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अपने पार्क में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे असामाजिक तत्व बैठते हैं। लेकिन इस बात की मैं आपके चैनल के माध्यम से एक शाबाशी भी दूंगा, एक अप्रिशिएट करूंगा कि दिल्ली पुलिस ने, नांगलोई थाने ने, जब हमने इनको यहाँ पे रिपोर्ट किया, उससे इतना फायदा हुआ कि दिल्ली पुलिस डेली यहाँ पे रूटीन चेकअप कर रही है, जिससे कि पार्कों में अब असामाजिक तत्व बैठने कम हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक उस पार्क को मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक आदमी वहाँ कैसे जाएगा? ना साफ सफाई का ढंग से ध्यान रखा जाता है, 4-4 बार बोलते हैं तब एक बार सफाई वाला आता है यहाँ के ऊपर। पेड़ पौधों की इतना ज़्यादा फैला दिया कि ऑक्सीजन ही नहीं आती यहाँ पे। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से एक तो वार्ड में हमारी ये दिक्कत है। उसके अलावा यहाँ पे इंक्रोचमेंट देख लीजिए आप, सर्विस लेन देखिए आप, सर्विस लेन
पे डेली ये नहीं पता कि ये लोग हैं कौन। आज यहाँ पे हर आए दिन देखने को सुनने को मिलता है, यहाँ पे चक्कू चल गया, किसी को मार दिया, किसी की चेन स्नैचिंग कर दिया, किसी का मोबाइल छीन लिया। आप ही बताइए, कल को यहाँ पे कोई बड़ी घटना हो जाए, ठीक है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पे लोग जितने भी बाहर, चाहे वो रेडी वाले हों, चाहे ये इंक्रोचमेंट करके दुकानों के बाहर बैठे हुए लोग हों, इन लोगों की क्या किसी प्रकार की प्रॉपर वेरिफिकेशन है? क्या इनको चेकअप कर सकते हैं? कल कोई दुर्घटना करके भाग जाए, कोई गलत काम करके भाग जाए। यहाँ पे 3 स्कूल साथ में है, कोरोना काल की वजह से बंद है। अगर ये बंद ना हो तो यहाँ पे बच्चे छोटी छोटी गुड़िया स्कूलों में जाती हैं, बच्चे लड़के स्कूलों में जाते हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ी घटना हो जाए, इनके साथ कुछ गलत काम हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी प्रकार का कुछ नहीं है। और दूसरी बात, इसमें सिर्फ दिल्ली पुलिस या प्रशासन को दोष देने से कुछ नहीं होगा, इसमें हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। हर बात पे एक तो ना सिस्टम पे डाल दिया जाता है, सिस्टम के अलावा हमें सोचते कि हम कुछ क्या करें। दिल्ली सरकार ने यहाँ पे जब कैमरे लगवाए थे, सरकारी कैमरे लगवाए थे, तो ये इधर का हिस्सा मैं ही देख रहा था। जब हम घरों पर जाके लोगों को कैमरे के लिए बोल रहे थे, आप अब शॉक टू नो कि वो मुझे कहते हैं कि सर इसका बिजली का बिल कौन भरेगा? आपके घर पे कैमरा लग रहा है, इसकी सेफ्टी आपको नहीं दिखाई देती है, आपको सरकार लगा के देती है। आपको ये दिखाई दे रहा है इसका बिजली का बिल पे कौन करेगा? इस कैमरे को आप गली में ना लगा के मेरे घर की तरफ मुंह घुमा दें, ताकि मेरे घर के नीचे खड़ी बाइक मुझे नजर आए। इस तरह की, और कई लोगों ने तो कैमरे लगने ही नहीं दिए जहाँ पे लग सकते थे। तो इस पे सिस्टम के साथ साथ में हम लोग भी फेल, लोगों को भी जागरूक होने की बहुत जरूरत है। सर जान लेंगे आपकी जो इतनी सारी तो समस्या बनी हुई है जी, जो 2022 में नगर निगम चुनाव होंगे, अगर पार्टी आपको टिकट देगी और सीट जनरल होती तो आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए, आपकी बात का जवाब ऐसे अभी मुझे देना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहूँगा आपकी बार काउंसलर का अपने वार्ड से। और मेरा मन है कि जो चेंज अभी तक यहाँ पे लोग नहीं कर पाए, वो चेंज मैं जनता के आदेश अनुसार, जो जनता चाहती है वाकई में, उसकी समस्या को समझ के उन्हीं से समाधान लेके उसको जितना अच्छे से अच्छा हो सके हम लोग यहाँ पे करें। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को, जैसे कि हमने अपने जहाँ पे मेरा NGO ऑफिस है, उसके पास में ही वाइट रोड का एक पार्क पड़ता है, वहाँ पे हम लोगों ने 5 झूले लगाए अभी पीछे। और उस 5 झूलों को लगाने का बेनिफिट ये मिला कि वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मोबाइल्स को छोड़ते नहीं थे, एडिक्टेड हो चुके थे, उन लोगों ने, बच्चों ने मोबाइल्स को छोड़ के पूरे दिन यहाँ पे खेलते रहे, फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, करने के बाद घर जाके जब भूख लगती थी अच्छी सी नींद भी लेते थे और पढ़ाई भी करते थे। तो अगर ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट को भी समझ में आए तो मैं ये चाहूँगा, और गवर्नमेंट भी और साथ में पब्लिक भी, हम सब लोग मिल के यहाँ पे जितने भी पार्क हैं उनको अच्छा हरा भरा करें, उनके अंदर बच्चों के खेलने के लिए ओपन जिम्स की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो। और ये सब अगर चीज़ें होंगी तो इससे भी बहुत एक अच्छा फर्क हमारे वार्ड में पड़ेगा। समय निकाल के जैन साहब आपने हमसे बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।